Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Urvisha and I hope you all are doing good. हमारे पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करी थी। आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम इसमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, ये हम कैसे पता लगाएंगे। अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, कितने अमाउंट के H प्लस आयन किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं वो हम मेज़र करेंगे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ये जो हमारे सामने है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इट शोज़ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये डिफरेंट कलर्स शो करेंगे हर डिफरेंट कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन की। एक स्केल होती है जो कि इस H प्लस आयन की कंसनट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में मेज़र करने के लिए काम में आती है, उसे हम pH स्केल बोलते हैं, जिसमें P जो होता है वो पोटेंस कहलाता है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। अब pH जो होता है वो 0 to 14 तक मेजर किया जाता है। 0 मतलब वेरी एसिडिक एंड 14 मतलब वेरी अल्कलाइन। जितना ज़्यादा अमाउंट का H प्लस प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में उतनी ही लोअर उसकी pH वैल्यू होगी। सो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये एक pH स्केल हमने यहाँ मेंशन करी है। 7 पे न्यूट्रल है, इधर लेफ्ट में एसिडिक एंड राइट में बेसिक। यहाँ पे इसकी pH कंसंट्रेशन जो है, इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है। जैसा कि यहाँ आप इस चार्ट में देख पाएंगे, मोर अमाउंट ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन लो द नंबर ऑफ pH वैल्यू। So pH of a neutral solution is 7, pH of an acidic solution is less than 7, pH of an alkaline solution is more than 7। और जो 7 से 14 तक की जो pH होती है वो रिप्रेजेंट करती है OH माइनस आयन कंसनट्रेशन को, और जितना ज़्यादा ये कंसनट्रेशन होती है उतनी ही अल्कली नेचर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे ये एक टेबल है जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। ये जो टेबल है इसमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कुछ यहाँ पर, इनका कलर दिया है। जब आप उसे pH पेपर को टेस्ट करेंगे pH पेपर में डिप करके तो क्या कलर आएगा वो, और इनकी pH वैल्यू दी है और इनका नेचर दिया है। आगे हम देखेंगे कि pH किस तरीके से pH पेपर पे शो होता है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। सो जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेसिस की वो H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा बेसिस की स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोलार एसिटिक एसिड। सेम कंसंट्रेशन प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। सो ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4। वीक एसिड लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि CH3, COOH। स्ट्रॉन्ग बेस मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि NaOH, KOH। वीक बेस लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे NH4OH और CaOH होल ट्वाइस कहते हैं। अब व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में pH का क्या रोल होता है। जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो बहुत नैरो रेंज ऑफ pH में सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो 7.0 to 7.8 तक की pH रेंज में ही वर्क कर सकती है। जो रेन वाटर होता है, अगर उसकी जो pH है अगर वो कभी 5.6 से कम होती है तो हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। और जब ये एसिड रेन जो है वो नॉर्मल रिवराइन में एंटर कर जाती है तो उससे उस नॉर्मल रिवर वाटर की pH भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब pH का क्या रोल होता है जो सॉइल है उसके अंदर, उसको जानने के लिए आपको अपनी कुछ गार्डन सॉइल लेनी होगी, कुछ 2 ग्राम गार्डन सॉइल लेनी होगी, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना होगा और 5 ml वाटर उसमें ऐड करना होगा। नाउ शेक द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड फिल्टर द कंटेंट
एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। आप उसको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करके जो फिल्ट्रेट निकलता है उसको कलेक्ट करें एक टेस्ट ट्यूब में। अब उस फिल्ट्रेट में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर है हमारा, उसको हम डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर उसकी पीएच वैल्यू 6 to 7 के बीच में आ रही है तो वो एक आइडियल सॉइल है किसी भी प्लांट के हेल्दी ग्रो होने के लिए। अब पीएच का रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे हम HCl बोलते हैं, और वो HCl हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब इनडाइजेशन होता है हमारी बॉडी में तो उस टाइम पे जो स्टमक है वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में HCl प्रोड्यूस कर देता है ताकि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो सके, और इस वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। और इस पेन और इरिटेशन को कम करने के लिए हमें कुछ एंटासिड्स लेने पड़ते हैं जो कि माइल्ड बेसेस होते हैं, जो कि उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके एग्जाम्पल में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अब पीएच का क्या रोल होता है जब हमारे टूथ डिके होते हैं, उसमें माउथ में क्या रोल होता है। जो टूथ इनामल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का बना होता है जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी बॉडी में और ये बिल्कुल भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे माउथ में जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। जब शुगर और फूड पार्टिकल का माउथ में डिग्रेडेशन होता है तो उससे वो बैक्टीरिया एक्टिवेट होकर के एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड की वजह से जो हमारा एनामल है टूथ की जो आउटर लेयर एनामल है वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और वो ख़राब तब होती है जब माउथ का pH 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम टूथ डिके कहते हैं। और इससे बचने के लिए हमें कुछ बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए जो कि उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दें और हमारे दांतों को सड़ने से बचा सके। अब केमिकल वेलफेयर में और सेल्फ डिफेंस में पीएच का क्या रोल होता है। जब मधुमक्खी हमें काटती है तो वो एक फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है जिसको हम मिथियोनिक एसिड भी कहते हैं। इसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। पेन और इरिटेशन को कम करने के लिए हमें कुछ माइल्ड बेस यूज़ करने चाहिए लाइक इस बेकिंग सोडा, जो कि उस स्टंग एरिया को रिलीफ दे सके। ऐसा ही एक प्लांट होता है जिसको नेटल प्लांट बोलते हैं और इसकी जो लीफ होती है उसे हम नेटल लीफ कहते हैं। अगर ये हमारी स्किन पे टच होती है तो ये भी एक मिथियोनिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज़ करती है जिसकी वजह से हमें बर्निंग पेन होता है। और इससे बचने के लिए एक ट्रेडिशनल रेमेडी होती है, ये डॉग प्लांट होता है। इसकी पत्तियों को हम उस अफेक्टेड एरिया पे अगर रब करेंगे तो उससे हमें जो वो जलन है वो कम होगी। अब यहाँ पे कुछ एक नेचुरल सोर्सेज दिए हैं और एसिड के नाम दिए हैं कि ये कौन से नेचुरल सोर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टामारिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रस एसिड, और एंड स्टिंग में मेथियोनिक एसिड एंड नेटल स्टिंग में मेथियोनिक एसिड होता है। ये एक टेबल है, आई होप आप इसे पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स पे कुछ एसिड्स के बने हुए क्लाउड होते हैं। वो क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है वीनस का वो थिक एंड येलो क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से ही बना होता है। अब यहाँ हम आ गए हैं सॉल्ट्स के बारे में। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स की फैमिली। अब वो कौन से फैमिली में कौन से सॉल्ट वैरी करते हैं वो हम देखेंगे। सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल बिलोंग्स टू अ फैमिली। वो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव रेडिकल हो वो किसी न किसी फैमिली में बिलोंग करता है। जैसे कि एग्जांपल में NaCl एंड Na2SO4 ये सोडियम फैमिली में बिलोंग करते हैं, और वहीं NaCl और KCl जो है क्लोराइड फैमिली में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ इस टेबल में कुछ सॉल्ट्स के नाम दिए हैं और ये दिया गया कि वो कौन से एसिड्स और बेस से मिल करके बने हैं। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट मिलके बना है H2SO4 और KOH से, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है H2SO4 और MgOH होल्ट वाइज से, और ये कुछ एसिड्स के नाम आपको डिटेल में समझने पड़ेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे सभी सॉल्ट्स की क्या पीएच होती है। ये इस टेबल में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये कुछ सॉल्ट्स के नाम हैं, उनकी पीएच है, कौन सा एसिड यूज़ किया है और कौन सा बेस यूज़ किया है।
जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं उनकी पीएच तो न्यूट्रल होती है 7 के आसपास। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं उनकी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, 7 से कम होती है। और जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं उनकी पीएच जो होती है वो बेसिक होती है, 7 से ज़्यादा होती है। So pH of some salt samples soluble in distilled water and the acid and base used from the salt are given below। ये इस टेबल के बारे में बताया गया है कि ये सब सॉल्ट, एसिड और बेस और उनकी pH वैल्यू यहाँ मेंशन करी गई है। अब यहाँ हम देखेंगे कि केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट क्या कैसे बनता है। अब कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम NaCl भी कहते हैं। It's a neutral salt which is formed from the reaction of HCl and NaOH solution. NaCl is separated from seawater containing many salt। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं उसके अंदर और सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स। बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में इसके सॉलिड सॉल्ट के क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं और इनकी वजह से जो इसका कलर है वो ब्राउन होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, और इसीलिए हम इसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। और जो सी के अंदर बहुत सारे ऐसे बेड्स होते हैं जहाँ पे रॉक सॉल्ट डिपॉजिट होता है और इसको भी कोयले की खदानों को जैसे खोदते हैं वैसे इसे खोद खोद के निकालना पड़ता है। कॉमन सॉल्ट जो है वो खाने में यूज़ में आता है और ये रॉ मटेरियल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। हम आगे इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि कौन से केमिकल्स बन रहे हैं कॉमन सॉल्ट से। इसमें सबसे पहले आएगा NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होती है इसकी, इसके लिए हमें एक ब्राइन प्रिपेयर करना होता है जो कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सब रिएक्शंस होती हैं काफ़ी वास्ट लेवल पर होती है। हम यहाँ इन्हें एक बहुत ही ब्रीफ वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिकम्पोज होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं आइए देखते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली सब्सटेंस है वो बनता है, इसलिए हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। और ये इसकी रिएक्शन में NaOH बन रहा है, Cl2 बन रहा है और H2 बन रहा है जो कि रिलीज़ हो रहे हैं। क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड। एनोड पर यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है और यहाँ कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। और जहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है NaOH का सॉल्यूशन भी वहीं उसके पास में बन रहा है। अब यहाँ हम NaOH के क्या यूजेस हैं वो देखेंगे, साथ ही साथ हम Cl2 के और H2 के भी यूजेस देखेंगे। NaOH जो है वो डिक्रीजिंग मेटल्स में काम में आता है, टू मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है, फॉर मेकिंग पेपर एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी काम में आता है। Cl2 जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में काम में आता है, जब स्विमिंग पूल के पानी को साफ़ रखने के लिए उसमें क्लोरीन का वाटर उसमें इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि वो पानी गंदा ना हो। और टू मेक PVCs एंड डिसइंफेक्टेंट एंड CFCs एंड पेस्टिसाइड बनाने में भी क्लोरीन का काम आता है। H2 जो है वो यूज एज अ फ्यूल की तरह काम में आता है, टू प्रोड्यूस मार्गेनाइन और टू मेक अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर। अब यहाँ हम सेकेंड देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर जो कि कॉमन सॉल्ट से बनता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग क्लोरीन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ब्राइन का, उसमें क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, तो उसी क्लोरीन गैस के रिलीज़ से अब ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम मटेरियल तैयार करते हैं। जो क्लोरीन जो है उसको हम एक्ट करवाते हैं एक ड्राई स्लेट लाइन पर जो कि है CaOH होल ट्वाइस। इसमें हम क्लोरीन को एक्ट कराएंगे तो हमें CaOCl2 कंपाउंड मिलेगा जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में हमें H2O साथ में रिलीज़ मिलेगी। जो एक्चुअल कंपोजिशन है CaOCl2 का ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हम इसे ब्रीफली समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूजेस हैं। ब्लीचिंग जो है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के काम में आता है। पेपर इंडस्ट्री में ये वुड पल्प को ब्लीच करने में काम में आता है। लॉन्ड्री में ये वॉश्ड क्लोथ को ब्लीच करने के काम में आता है। और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म फ्री बनाने में भी ये काम में आता है।
थर्ड हम देखेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 भी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के रिएक्शन के बाद में ये अमोनियम क्लोराइड बन रहा है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल रहा है। ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट है। जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और H2O और CO2 रिलीज़ करता है। इस सोडियम कार्बोनेट को हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ है कि ये क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के काम में आता है, कुकिंग में काम में आता है, जिसकी वजह से कुकिंग फास्टर हो जाती है बेकिंग सोडा की वजह से। बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है, यानी कि जो बेकिंग सोडा है इसमें आप माइल्ड एडिबल एसिड यूज़ करें जिसको हम टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। इसको मिक्स करने पर हमें बेकिंग पाउडर मिल जाता है। और व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर फॉलोइंग रिएक्शन कम्स आउट, जब हम बेकिंग पाउडर को पानी में मिक्स करते हैं या गर्म करते हैं तो उससे CO2, H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिलीज़ होता है। और CO2 की वजह से जो ब्रेड और जो केक होते हैं वो फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। जो बेकिंग सोडा है वो एक एंटासिड्स की तरह काम करता है। अल्कलाइन नेचर होने की वजह से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जो स्टमक में एसिडिटी होती है उसको, और ये फायर एक्सटिंग्विशन में भी काम में आता है। और हम सॉल्ट्स जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं वो देखेंगे। उसमें है वॉशिंग सोडा, ये एक बेसिक सॉल्ट है जो कि NaCl से बनता है। NaCl, NH4CO2 और NaCO3 ये सोडियम कार्बोनेट होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ये रिक्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस है। Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। यहाँ हम यूजेस देखेंगे कि ये वॉशिंग सोडा का यूज़ ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर बनाने में काम में आता है। टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में काम में आता है। यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, उसके काम में आता है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, सच में जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के वो सच में ड्राई होते हैं। सो उसके लिए हमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लेने होंगे एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, और उन्हें हमें हीट करना होगा, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो ब्लू से वाइट हो जाएगा और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उस टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे हमें दिखेंगी। और जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्या होता है ना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। जब हम उसे हीट करते हैं तो वो वाइट हो जाता है ब्लू से, और जब हम उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो वापस उसका जो कलर है वो ब्लू कलर रिस्टोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ वन फॉर्मूला यूनिट। कितने नंबर के वाटर मॉलिक्यूल उस एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, बेसिक मतलब होता है कि वो हाइड्रेटेड बोला जाता है उस कंपाउंड को। जैसा कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसमें है CuSO4.5H2O। इस कंपाउंड में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। Na2CO3.10H2O, इट कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल। जिप्सम CaSO4.2H2O, इट कंटेन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसे हम POP बोलते हैं। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इससे पानी लूज होता आता है और वो एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो वापस जिप्सम में चेंज हो जाता है और सूखने के बाद वो एक हार्ड सॉलिड मास हमें देता है, और ये उसकी रिएक्शन है। CaSO4.12H2O प्लस हाफ H2O अगेन gives CaSO4.2H2O, which is gypsum. Only half of water molecule is shown to be attached at the water of crystallization. Water of crystallization इसमें सिर्फ ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि because of 2 formula unit of CaSO4 share 1 molecule of water. जो 2 फॉर्मूला यूनिट होंगे CaSO4 की वो दोनों 2 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे, इसलिए इसमें हाफ H2O ही ऐड करा जा रहा है अलग से। अब क्या यूजेस होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के? ये सबसे पहले जो फ्रैक्चर्ड बोन है उनको प्लास्टर करके सपोर्ट देने का काम करता है।
टॉयज़ एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन बनाने में काम में आता है, टू मेक सरफेस सॉफ्ट, उसके लिए काम में आता है। और जो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया गया है वो एक जब लार्ज डिपोजिशन हो गया जिप्सम का मॉन्टमेयर जो जगह है पेरिस में वहाँ पर, उसकी वजह से हमने इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया। यहाँ आकर के हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये वीडियो, कमेंट करना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कहाँ आपको सुधार देखना है। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।